जय हिंद साथियों, हमारे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए लाए हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जो एनसीईआरटी बुक है वह जो है जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो महत्वपूर्ण माना जाता है वही मैं आप लोगों के लिए लाए हैं। तो यह जो है क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, जो पार्ट 6 है, मतलब कि चैप्टर 6 है, यह जो मैं आप लोगों के लिए लाए हैं इसलिए लाए हैं कि आप लोगों की जड़ मजबूत हो सके और अपना गोल पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें है क्या, इसे समझते हैं पूरी तरह से। यह जो है क्या क्या सब है इसके अंदर, इसे देखते हैं। तो दोस्तों, यह जो है पहला जो है इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का स्थल रूप। मतलब कि पृथ्वी का जो स्थल रूप है वह किस लिए है और क्यों है उसे देखेंगे। यह जो पृथ्वी का स्थल रूप है यह जो है बेसिकली जो है दो रूप पर काम करते हैं। एक आंतरिक और एक है बाह्य। ये आंतरिक और बाह्य क्या है इसे समझते हैं कि आंतरिक और बाह्य क्या है। ये जो आंतरिक है, आंतरिक का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो है स्थल रूप में जो है पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जो ऐसे ऐसे जो है इसका जो है समतल रूप जो है यहाँ पर जो होता क्या है स्थल रूप में, आंतरिक में होता क्या है, आंतरिक में होता है कि यह जो है कहीं कहीं पर इतना दूर से यह जो धंस जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ जा रहे हैं सीधा सीधे, यहाँ पर जो है सीधा ऐसे हो जाता है, फिर जो है कहीं कहीं पर उठ जाते हैं तो मिट्टी यहाँ पर ढेर हो जाता है। तो इसी तरह से यह जो समतल रूप है यह जो होता है ये है आंतरिक रूप के कारण कहीं पर धंसता है तो कहीं पर उभर जाता है। तो ये हो गया आंतरिक रूप के कारण, यह जो है आंतरिक रूप के कारण यह जो है धंसता है और उभरता है। यह जो है अंदर से के कारण यह घटना होता है। उसके बाद है कि बाह्य कारण। बाह्य कारण क्या है, बाह्य रूप क्या है, यह जो है ये भी दो पक्ष में काम करते हैं। ये जो होते हैं, एक होता है अपर्दन, दूसरा होता है निक्षेपण। एक होता है अपर्दन, दूसरा होता है निक्षेपण। ये जो एक अपर्दन और निक्षेपण क्या है इसे देखते हैं कि ये अपर्दन और निक्षेपण क्या है। अपर्दन जो होता है यह जो है जो समुद्र का जो लहर जो आता है, समुद्र का जो ऐसे ऐसे लहर जो आता है, या जैसे यहाँ पर मिट्टी है इस पर जो लहर जो आते हैं टकरा कर, यहाँ पर जो है इस समुद्र के तल जो है इस मिट्टी को जो है इस मिट्टी को पहले यहाँ पर खींच लेता है। यह जो होता है अपर्दन हो जाता है। अपर्दन जो होता है जल के द्वारा जो मिट्टी जो खींच कर चला जाता है उसे ही अपर्दन कहता है, जो दूसरे की सहायता से वह खिसक जाता है। तो यह जो है मिट्टी अपर्दन हो जाता है नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा या महासागर के द्वारा। तो ये अपर्दन हो जाता है। फिर निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर टूटता है अपर्दन के कारण, यहाँ से यह जो टूटता है यहाँ का इस भाग का जो टूटता है मिट्टी, यह मिट्टी पर जो है आकर के फिर दूसरा परत जो है निक्षेपण में दूसरा लहर जो आता है, कोई दूसरा लहर इस पर जो फिर से इस पर मिट्टी चढ़ा जाते हैं। इस पर जो है फिर से मिट्टी चढ़ा करके कहीं ऊपर तक फेंक देते हैं, तो कहीं बाहर रह जाते हैं, तो कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर ढेर बना देते हैं। तो ये हो गया अपर्दन और ये हो गया निक्षेपण। तो ये दोनों काम करते हैं पृथ्वी का जो स्थल रूप को बदलने के लिए। दो रूप हैं, एक आंतरिक और बाह्य। और ये जो है आंतरिक तो समझ गए, ये कि आंतरिक जो कभी धंस जाते हैं कभी ऊपर उठ जाते हैं, आंतरिक के कारण गड़बड़ी के कारण यह धंसता है और ऊपर उठता है। और जो यह जो है आंतरिक बाह्य जो है यह दो है, इसका दो है, एक अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। तो अपर्दन समझ गए, जो मिट्टी के जो पानी के बहाव के द्वारा मिट्टी कट जाते हैं उसी को अपर्दन कहते हैं। और जो पानी के बहाव के द्वारा मिट्टी उस पर चढ़ जाते हैं तो उसे ही निक्षेपण कहते हैं। तो एक तो आया इसको काट कर चले गए, और दूसरा आया फिर इस पर जो है मिट्टी चढ़ा कर चले गए, तो वही निक्षेपण है। अब जो है इसका जो है दूसरा पॉइंट जो है ये है पर्वत। मतलब कि पर्वत क्या है, पर्वत श्रृंखला कितने हैं, पर्वत पर काम क्या होता है, पर्वत हमारे लिए क्या जीवन में मायने रखता है, इसे देखेंगे। उसके बाद है पठार। पठार से हमें क्या मिलता है, पठार हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसे देखेंगे। उसके बाद है मैदान। मैदान जो हमारे जीवन में एक अहम रोल है, जिसके बिना हमारे जीवन जो है लगभग असंभव होगा। लेकिन यह जो है मैदान क्यों है हमारे लिए उपयोगी, इसे देखेंगे। स्थल रूप एवं मानव। मतलब कि ये जो स्थल रूप है इस स्थल रूप पर मानव किस तरह निवास करते हैं और इस स्थल का किस तरह से उपयोग करते हैं और किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इसे देखेंगे। इसमें इस चारों पॉइंट में इसे देखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि पहला जो है, ये तो स्थल रूप तो समझ गए, अब है कि पर्वत को देखते हैं कि पर्वत है क्या, पर्वत कितने भागों में बांटा गया है, इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि पर्वत है क्या। पर्वत जो बेसिकली होता है, यह जो है पृथ्वी की सतह से, मानो ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह से इसका जो होता है यह बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचे तरह से होता है, इसका जो है बहुत ऐसे तरह से होता है पर्वत। यह पर्वत जो होता है कहीं पर उभर होता है तो कहीं पर खाबर होता है, कहीं पर उभरा होता है तो कहीं निचला गड्ढा होता है, कहीं पर ऐसे ही ऐसे पर्वत बहुत से श्रृंखला होता है। इसका जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ये शंकुआकार होता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक शंकु के आकार का होता है, एक त्रिभुजाकार की तरह होता है, एक शंकुआकार होता है, लेकिन इसका निचला सतह जो होता है यह बहुत ही चौड़ा होता है। यह बहुत चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है कि ये 2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर तक ये फैला होता है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल होता है। यह पर्वत जो है, यहाँ पर जो है जीवन जो है बहुत ही असंभव होता है, बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ पर जो सड़क मार्ग जो होता है बनाने में भी बहुत कठिनाई होता है। यहाँ पर बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह पर्वत जो होता है यह पर्वत इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, बहुत से ऊंचा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, इसे देखते हैं कि इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर में जो है ये जो है बादल से भी ऊंचा होता है। यह जो है बादल से भी ऊंचा होता है, मतलब कि यह जितने ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो है वायु ठंडा होता जाता है, जहाँ पर कि बर्फ़ जमे होते हैं। यह बर्फ़ जमे होने के कारण यहाँ पर कई जगह पर ऐसा भी होता है कि जैसे यह खाबड़ा निकला, यहाँ पर धंसा हुआ है, तो यहाँ पर जो है नदी निकल जाती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यह जो है नदी निकल जाती है। तो यह जो बर्फ़ वाला जो पानी निकलता है, यहाँ पर जो बर्फ़ जमा रहता है, यह जो पानी होकर के यहाँ से निकलता है, तो इसे हिमानी कहते हैं, इसे हिमानी कहते हैं। यहाँ जो आगे चल करके इस क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ ये पानी जाते हैं वहाँ पर जो कृषि का विकास होता है। और जो यहाँ पर जो मेन है कि यहाँ पर जो है कृषि भूमि जो होता है, जहाँ पर खेती का भूमि होता है, इस भाग में कृषि का जो भूमि होता है वह बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जो है जीवन लगभग में कम ही पाया जाता है, लोगों का जीवन बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ तक जो है देख लिए कि पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है। पर्वत को जो है बेसिकली जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पर्वत जो होता है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होता है, इसे देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये जो होते हैं, 1 नंबर में होता है वलित पर्वत, वलित पर्वत। दूसरा नंबर में होता है भरोसंत पर्वत। और तीसरे नंबर में आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो यह जो होता है यह 3 प्रकार के यह जो है पर्वत 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कि हमारा हिमालय पहाड़ कौन से पर्वत हैं और जो है और कौन कौन से पर्वत कहाँ पर है, इसे देखते हैं कि वलित पर्वत का क्या मायने है और भरोसंत पर्वत क्या है और ज्वालामुखी पर्वत क्या है, और ये तीनों जो है कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, और इसमें जो है क्या क्या इसमें पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि यह है क्या, तीनों को देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों आप चलिए देखते हैं कि वलित पर्वत है क्या। वलित पर्वत कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। वलित पर्वत जो है इसे देखते हैं कि वलित पर्वत कौन कौन से हैं। यह जो है हमारे देश में जो है हिमालय और जो है आल्प्स पर्वत। हमारे देश में जो वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है। आल्प्स पर्वत जो है ये दोनों पर्वत जो है इसकी जो है सतह तो पृथ्वी के सतह से उठते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर का भाग होता है, मतलब सतह वाला ऊपरी सतह वाला जो भाग होता है, इसका उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं। यह ऐसे उबड़ खाबड़ होने के कारण यह जो है
इसका जो ऊपरी वाला भाग जो होता है इसका शंक्वाकार होता है और निचला भाग जो होता है वह जो है बहुत दूर तक फैला होता है। तो यही वलित पर्वत का एक निशानी है जो इसी प्रकार से यह फैला होता है। और यह जो है ये देख लिए कि वलित पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से हिमालय और अल्पस पर्वत आते हैं। उसके बाद हमारा भारत में जो है अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है यह जो है वलित पर्वत का जो है बहुत पुराना श्रृंखला है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। उसके बाद जो है यह जो है घिस करके यह जो है अरावली पर्वत जो है यह जो अपरदन के कारण घिस गई है। मतलब कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है पानी जाने के कारण या पानी वहाँ पर बहने के कारण यहाँ पर जो हिमनद जो होता है, नदी जो होता है, यहाँ पर जो बर्फ़ का जो पानी होता है वह पानी के गिरने के कारण यह जो घिस गई है। यह जो है बहुत पुराने होने के कारण अरावली पर्वत यह जो है घिस गई है। यह जो घिस गई है उसके बाद जो है अब देखते हैं कि वलित पर्वत का जो है जो रूस का जो है यह जो है यूराल पर्वत तथा अमेरिका का उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत यह जो है दोनों का जो है यह जो है बहुत कम हाइट वाले हैं वलित पर्वत। इसका जो है बहुत बड़ा भाग जो है टूट गया है। टूटने के कारण जो है इसका ऊर्ध्वाधर भाग जो विस्थापित हो गया है, यानी कि ऊर्ध्वाधर भाग जो इसका विस्थापित हो गया है। यह विस्थापित के कारण यह जो है भरोसंत पर्वत में परिवर्तित हो गया है। ये पर्वत दोनों, ये यूराल और अपलेशियन पर्वत जो है ये दोनों ठो परिवर्तित हो गया है भरोसंत पर्वत में। यह जो है दोनों जो है ऊर्ध्वाधर रूप धरने के कारण यह जो है भरोसंत पर्वत का जो रूप ले लिया है। इसका जो है ये भरोसंत पर्वत का जो रूप होता है यह जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, इसको यह जो ऊपर वाला उठा भाग है यहाँ पर फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो यह जो है वलित पर्वत का जो निशान होता है इस तरह से सपाट तरह के यह जो उठा हुआ भाग होता है, यह जो उठा हुआ भाग होता है इसे उत्खंड कहते हैं, इसे उत्खंड कहते हैं। और यह जो नीचा वाला भाग होता है इसे द्रोणी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला ये जैसे सीधा सपाट है, उसके बाद जो है ये नीचा आएगा, फिर यह नीचा आएगा और फिर यह जो ऊपर जाएगा, फिर यह ऊपर जाएगा, फिर यह नीचे आएगा। तो यह जो ऊपर उठा हुआ भाग है, यह ऊपर उठा हुआ भाग है इसे उत्खंड कहते हैं। मतलब कि ऊपर उठा हुआ खंड कहते हैं। यह जो निचला वाला भाग है इसे द्रोणी कहते हैं, इसे द्रोणी कहते हैं। तो अब समझ गए कि अरावली पर्वत जो है यह जो भरोसंत पर्वत में कैसे निर्माण हुआ। यह पर्वत भी पहले यह वलित पर्वत था, बाद में यह जो है बहुत बड़ा भाग टूट करके इसका जो है ऊर्ध्वाधर जो रूप विस्थापित हो गया, उसके कारण जो यह भरोसंत पर्वत हो गया। इसी कारण से यह जो है इसका नाम जो है भरोसंत पर्वत हो गया। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत है क्या, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। पहले आप समझ चुके हैं कि वलित पर्वत से ही टूट करके वह भरोसंत पर्वत का निर्माण करते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप जो विस्थापित करता है उस कारण से वह भरोसंत पर्वत का निर्माण करते हैं। अब जो अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है इसे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो होता है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनता है। ऐसा आप समझ लीजिए, यह जो होता है कोई पहाड़ ऐसा होता है जहाँ पर अंदर में ज्वालामुखी फूटने लगता है। और यह जो ज़्यादातर होते हैं यह जो होता है समुद्र के साइड में होता है। जैसे यहाँ पर समुद्र बह रहे हैं तो इसके साइड में कहीं पर जो होता है यह जो इसका जो निर्माण होता है यह बीच से भी हो जाता है। तो यह निर्माण कैसे होता है, यह जो है कहीं पर नदी के अंदर, पृथ्वी के अंदर में जो है बहुत सारे जो है ज्वालामुखी है, वहाँ पर बहुत सारे इतना गर्म है कि वहाँ पर जो है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर पिघल जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है पृथ्वी के ज़्यादातर अंदर जाने में, 5-10 किलोमीटर अंदर जाने में। तो वहीं से जो होता है ज्वालामुखी का जो यहाँ पर उद्गम होता है, यहाँ पर जो होता है तो यह जो है धीरे धीरे जो है उसका जो गैस जो होता है ज्वालामुखी का जो अंदर में जो गैस होता है, गैस का निर्माण होता है, वह गैस जो होता है गैस धीरे धीरे फटने लगता है, बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। तो जहाँ पर यह जो रास्ता कमज़ोर होता है तो यह रास्ता जो है के माध्यम से जो फट जाता है। जब फटने लगता है तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा धमाका होता है और जो है उसमें खोलने
की तरह होता है। जैसे कोई भी चीज़ जो अगर डालते हैं तो वह जो खोलने लगता है, उसी तरह से खोलने का यह जो प्रक्रिया होता है। तो यह जो खोलने का जो होता है, जैसे यहाँ पर पहले जोर से मारा, यहाँ पर निकला जोर से, तो यह जो है पहले यहाँ छिटकेगा, फिर यहाँ छिटकेगा, फिर यह जो है इस भाग में है पूरी तरह से यह जम जाएगा। यह जम जाने के कारण यहाँ पर जो समुद्र तल में यह जो है, या इसमें से जो मैग्मा निकलते हैं, इसका जो ज्वाला निकलते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। वह मैग्मा जो निकलते हैं यह धीरे धीरे यह जो है ठंडा होने लगता है, और ठंडा के बाद जो है, यह ठंडा होने के बाद एक दूसरे के साथ यह जो है यह जुड़ जाते हैं। यह जुड़ने के कारण जुड़ते 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 एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत का रूप ले लेता है। यह पर्वत के रूप लेने के कारण यह जो है ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा फैलने लगता है, फिर ऐसे ऐसे बड़ा फैलने लगता है, ज़्यादा दूर तक फैलने लगता है। इसमें जो है, इसमें जो निरंतर जो है, निरंतर इसमें से निकलते रहता है लावा। धीरे धीरे यह ठंडा होकर के यह पर्वत का रूप लेने लगता है। तो यह पर्वत का रूप लेते लेते यह बहुत बड़ा पर्वत का रूप ले लेता है, और यह इसमें सब दिन ज़्यादातर अधिकतर समय निकलते रहता है। यह निकलने के कारण यह कई जगह पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पर्वत बन गए हैं कि जिसको कभी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हुआ होगा। तो इसका जो है मुख्य उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का, जो मुख्य उदाहरण है ज़्यादातर, मतलब कि मेन उदाहरण जो मेन पर्वत जो बना है, यह जो है दो पर्वत बना है। एक जो है अफ्रीका का जो है, एक जो है अफ्रीका का किलिमंजारो, और दूसरा जो है जापान में पाया जाता है। ये जो है जापान में स्थित है, इसका नाम है, इसका जो नाम है इसका है फ्यूजियामा। ये दोनों पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब कि ये दोनों पर्वत जो है, इसमें जो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से यह निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी के माध्यम से निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये दो जगह पर ज़्यादा फेमस है, और जो यह है दो जगह पर ज़्यादा बड़ा बड़ा पहाड़ है, इसी कारण से इसका नाम इस पर नाम में लिस्ट में दिया गया है। तो चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि अगला क्या है, अगला क्या था, इसे देखते हैं। और दोस्तों यह पर्वत जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। यह उपयोगी इसलिए होता है, यह पर्वत जो होता है इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से इस पर्वत में जो है बहुत से जल जो है संशोधित कर लेता है, बहुत ही जल समग्राकार होते हैं, मतलब कि जल जो है इसमें जो जल इसमें समावेशन होता है, बहुत से जल को यह जो है अपने में निहित कर लेता है, और इसमें से जो है जल निकल करके यह बहुत से क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत से क्षेत्रों में नदी के रूप में जाते हैं, बहुत से क्षेत्रों में नहर के रूप में जाते हैं, उसे नहर का रूप बना देते हैं। इसमें से जो पर्वत से जो पानी निकलते हैं, मतलब कि यही ठो पर्वत नहीं है, इसमें जितने वलित पर्वत हो या भरसवंत पर्वत हो या ज्वालामुखी पर्वत हो, सभी पर्वतों में से जो है हिमानी जो पानी होता है, मतलब कि बर्फ़ का वाला जो पानी होता है, बर्फ़ वाला पानी, वह जो है लोगों तक पहुंचते हैं। वह लोगों तक पहुंचने के कारण यह जो है बहुत से पृथ्वी के बहुत से भागों में पानी पहुंचाते हैं। बहुत से पानी पहुंचाने के कारण इसके जो पानी वाला जो केंद्र होता है, इसमें जो इस साइड में जो होता है, इसके चारों बगल यहाँ पर जो है खेती बहुत पुरजोर तरीके से होते हैं। इस भाग में खेती पुरजोर तरीके से होता है। यहाँ पर जो है औषधि का भी होता है। इस भाग में जो है ज़्यादातर जो है चारागाह होते हैं, ज़्यादातर उसमें से जो है वन का निर्माण होता है, जंगल का निर्माण होते हैं। और जो है इस नदी वाले क्षेत्र में खेती तो पूरा होता ही है, उसके बाद चारागाह भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलते हैं, उसके बाद जो है औषधि का जो होता है, जिस पदार्थों से औषधि मिलता है वो औषधि वाला भी पदार्थ मिलते हैं। और जो है इस पहाड़ी वाला क्षेत्र में, ये तीनों पहाड़ जो है, इस पहाड़ी वाला क्षेत्र में बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं। जैसे ये पैराग्लाइडिंग जो होता है, ये पैराग्लाइडिंग जो होता है, यह जो है पहाड़ी इलाकों में ही खेला जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो पहाड़ी इलाकों में खेले जाते हैं। ये जो बर्फ़ पर जो फिसलने वाला होता है वो खेल खेला जाता है। मतलब कि पहाड़ जो होता है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और नहीं होता तो बहुत सारे नदी भी नहीं होता, और जो है जंगल भी नहीं होता। तो इस पहाड़ के कारण ही हमारे जीवन में जो है बहुत इतना पानी का रिसोर्स मिला है, पानी का स्रोत मिला है, क्योंकि इस पहाड़ पर जो है बहुत सारे भाग में बर्फ़ जम जाते हैं। बर्फ़ जमने के कारण
वहाँ पर जो है जब गर्मी का मौसम है तो होता है तो वह जो है पिघलने लगता है, पिघलने के कारण जो यहाँ पर जो है पानी आ पाता है। तो यहाँ समझ गए कि पर्वत हमारे लिए क्यों उपयोगी है, उसे कैसे हम लोगों को वहाँ पर जो है जीवन यापन करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगला इसमें क्या है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि पठार है क्या। पठार कितने प्रकार के होते हैं, पठार ज़्यादातर फेमस कौन कौन से हैं, पठार को हम कैसे पहचान सकते हैं, और जो है पठार हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो दोस्तों पठार जो है, सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि पठार जो है, पठार की पहचान क्या होता है। पठार का जो पहचान होता है, पठार का मेन पहचान होता है जैसे कि यहाँ पर एक समतल आया, समतल आया, यह जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आया, उसके बाद डायरेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो है फिर ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे आया, और फिर ऐसे ऐसे उठ जाता है। तो यह जो है पठार का निशान होता है। यह जो है फिर ऐसे हो जाता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो यह पठार का निशानी होता है। पठार जो इस प्रकार के होते हैं, यह जो चिन्ह बना दिए हैं इसकी के आकार के होता है, एक ही बार नीचे हो जाता है। यह जो है बहुत ऊंचे तक होते हैं। यहाँ पर जो है ज़्यादातर जंगल कम ही होता है, बंजर की तरह लगता है देखने में। यह जो है सबसे फेमस पठार कौन कौन से है, वह है हमारे भारत का जो है, हमारे भारत में जो है ये जो भारत में जो है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब कि ये सबसे जितने फेमस पठार है उसमें से एक दक्कन का पठार भी बहुत ही पुराने पठार है। उसके बाद है अफ्रीका का जो है वह है अफ्रीका। उसके बाद केनिया, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है युगांडा, उसके बाद है तंजानिया का पठार। मतलब ये सारे पठार जितने हैं ये बहुत ही फेमस पठार है। और इससे भी ज़्यादा जो फेमस है वो है तिब्बत का पठार। ये जो है तिब्बत का जो पठार है ये बहुत ही फेमस है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से जो है 4000 से लेकर 6000 के मीटर के ऊंचाई है। मतलब कि ये इतने मीटर है, समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचे हैं। यह जो है, अब देख लिए कि पठार ज़्यादा फेमस कौन है, यह इसका आकार कैसा होता है, उसके बाद कितने ऊंचाई तक हो सकता है, उसके बाद जो है इसे देखते हैं कि हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग इसलिए हमारे जीवन में क्या क्या सब है। इस पठार में जो है ज़्यादातर पठार में जो होता है कोयला पाया जाता है, तेल भंडार पाया जाता है, उसके बाद जो है लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम जितने सारे खनिज पदार्थ होते हैं, या तेल जो होता है, मतलब कि पेट्रोलियम जो होता है ज़्यादातर इसी पठार में से ही निकाला जाता है। पठार में ही इसका भंडार होता है, ज़्यादातर भंडार होता है। जैसे अफ्रीका का जो है यह है सोने और हीरे के लिए फेमस है। और जो हमारा भारत का जो है वो है लोहा और मैग्नीज के लिए ज़्यादा फेमस है। हमारा भारत का जो है वह जो है कौन सा पठार है जो ज़्यादा फेमस है लोहा और मैग्नीज के लिए, यह जो है छोटा नागपुर। यह जो है छोटा नागपुर जो है, यह जो है लोहा और मैग्नीज के लिए हमारे देश में जो है बहुत ही फेमस है। तो यहाँ देख लिए कि कौन कौन से पठार ज़्यादा फेमस है, इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, यह देखने में कैसा होता है। यह जो है मेज के आकार की तरह होता है। और जो हमारे भारत में जो है छोटा नागपुर जो है यह ज़्यादा फेमस है लोहा और मैग्नीज के लिए। यह जो है ज़्यादातर इसमें जो है कोयला, तेल और लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सब जितने पठार हैं, ये सब जितने पदार्थ हैं, ये सब जितने पदार्थ हैं सारे के सारे जो है यही पठार में ही अधिकतर पाए जाते हैं। कम मात्रा में ही यह जो है पहाड़ों में उसे कंदराओं में या मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यह जो है ये जो है पठार में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों देख लिए कि यहाँ पर जो है
पठार हमारे लिए क्यों उपयोगी है और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, अब पठार को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, इसे पूरी तरह पहचान गए, इसे पूरी तरह से जान गए। अब देखते हैं कि मैदान क्या होता है, मैदान हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैदान हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है और मैदान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसे देखते हैं पूरी तरह से कि यह क्या है। मैदान जो है दोस्तों, यह जो है समुद्र के तल से, मध्य समुद्र के तल से 200 मीटर ऊंचाई से अधिक नहीं होते हैं। यह समुद्र तल जो होता है इसे 200 मीटर ऊंचाई ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। उसके बाद यह जो है मैदान का जो निर्माण जो होता है, मैदान का निर्माण, यह जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि अपर्दन और निक्षेपण से यह जो दो काम है, इसी के कारण से जो है मिट्टी जो है जाते हैं और भरते हैं, जाते और भरते हैं। तो यह जो होता है मैदान का जो निर्माण होता है, मैदान का निर्माण वह जो है समुद्र या नदियों द्वारा या उसके सहायक नदियों के द्वारा यह जो है मैदान का निर्माण होता है। मैदान का जो निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि यह जो है नदी आ रहे हैं, इसी के सहायक नदी जो है, ये इसके सहायक नदी यहाँ पर जो मिले हुए हैं या इस नदी में आकर के जो है मिल गए हैं, इस नदी में मिल गए हैं। तो इस नदी के जो किनारे पर जो है, किनारे पर कहीं से कभी मिट्टी को लाता है तो कभी खिसका जाते हैं तो कभी ला जाते हैं, कभी खिसका जाते हैं कभी ला जाते हैं। तो यह जो है नदी जो है धीरे धीरे यह भरते गए, यह जो इसका क्षेत्रफल जो है नदी का जो है घटते गया और वहाँ पर जो है मिट्टी भरते गया, एक जगह से मिट्टी काट करके दूसरे जगह पर भरते गया। दूसरे जगह पर भरने के कारण इसका जो है क्षेत्रफल मिट्टी का बढ़ते गया। तो इसी बढ़ने के कारण इसका जो है धीरे धीरे निर्माण बढ़ने लगा। इसी कारण से यहाँ पर जो है भूमि का जो भाग है बहुत बड़ा हो गया। इस बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो है लोग जो है ज़्यादातर इसी नदी के किनारे रहने लगा। आप देखेंगे कि नदी जो होता है उसी के किनारे ज़्यादा बड़ा गांव होता है, ज़्यादा बड़ा शहर होता है और बहुत बड़ा जो यहाँ पर बड़े बड़े मार्केट होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो नदी के किनारे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है नदी के किनारे जो है एक तो यहाँ पर जो है उपजाऊ ज़्यादा होता था, दूसरा कारण जो है यहाँ पर उपजाऊ के कारण यहाँ पर जो है जंगल होता था। यह जंगल होने के कारण यहाँ पर जो है पहले ज़माने में जो था प्राचीन समय में वहाँ पर जो लोग बसा करते थे और इसी नदी के किनारे जो जंगल हुआ करता था इसी को उजाड़ करके वहाँ पर खेती करते थे। और यहाँ पर जो है जो मिट्टी अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, इस भूमि में जो है ज़्यादा फसल होता है। मतलब कि यहाँ पर जो है उर्वरक मात्रा ज़्यादा होता है, यहाँ की उर्वरक मात्रा ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो खेती होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। यह जो होता है यह नदी के जो प्रचुर मात्रा इसलिए होता है यह कि नदी के जो सहायक नदी होते हैं, इसके सहायक नदी में जो है इसमें जो है यहाँ पर जो गिट्टी हो या बालू हो या मिट्टी हो किसी को ला करके ये साइड में छोड़ देता है, साइड में इसके मैदान के साइड में छोड़ देता है। यह साइड में छोड़ने के कारण यहाँ दो तरह का काम हो जाता है, एक तो मिट्टी का भी विकास हो जाता है, यहाँ पर जो है मैदान का भी विकास हो जाता है, दूसरा यहाँ पर जो है खेती का भी मात्रा बढ़ जाता है। तो यह मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा बसने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े नगर और महानगर का विकास होता है। यह जो है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो महानगर बसा है, या समुद्र के किनारे जो नगर बसा है, नदी के किनारे जो नगर बसा है उसका 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा। यह जो है जैसे हमारे देश में गंगा के किनारे यहाँ पर जो है ज़्यादा नगर का विकास हुआ, ज़्यादा लोगों का विकास हुआ, यहाँ पर रहने लगा। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी पर, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके किनारे पर था। मतलब कि हमारे देश में ये 2 नदी जो है ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो है चीन का त्यांगसे नदी, मतलब ये चीन का जो त्यांगसे नदी था इसमें जो है ज़्यादातर यहाँ पर जो है जो वहाँ पर जो ज़्यादा खेती होने लगा, ज़्यादा जो वहाँ पर सब चीज़ जो है परिवहन का जो सुविधा हो गया। जब जिस नदी के किनारे
इसलिए भी वहाँ पर विकास होता है मानव का, क्योंकि यहाँ पर जो है परिवहन का जो है आसानी होता है। समुद्र से जाने और आने में, नदी से जाने और आने में वहाँ पर जो है ज़्यादातर विकास होता है। अभी तो बहुत सारे जो है सामान ढोने का आ गया है, बहुत से यंत्र आ गए हैं, लेकिन पहले जो था समुद्र के सहारे ही यह सामान ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए यहाँ पर जो है समुद्र के किनारे ज़्यादातर विकास होता था। अभी जो है गंगा नदी के किनारे भी ज़्यादा विकास है। जैसे पटना शहर हो गया, एक बहुत बड़ा शहर है, वह भी गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। चीन के इस नदी के किनारे पर ज़्यादा लोगों का विकास हुआ। वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है वहाँ पर महानगर का विकास हुआ, वहाँ पर खेती का विकास हुआ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र लग गए। तो इसी कारण से यह जो है मैदान हमारे लिए उपयोगी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैदान हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो अब देखते हैं कि अब अगला क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला कि स्थल रूप एवं लोग, मतलब कि स्थल रूपी जो है जैसे पहाड़ पर हो गया या मैदान में हो गया, तो वहाँ पर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि पहाड़ हो गया, देखते हैं कि अंतर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अंतर है। यह है पहाड़ और दूसरा है मैदान। इसमें जो है क्या अंतर होता है, यहाँ पर जो है खेती नहीं हो सकती, यहाँ पर जो है खेती आसानी से हो सकता है, मतलब कि मैदान में जो है खेती आसानी से हो सकता है, लेकिन पहाड़ में जो है खेती आसानी से नहीं हो सकता है। वहाँ पर जो है पहाड़ पर जो होता है मिट्टी की मात्रा जो है, मतलब कि भूमि का जो मात्रा होता है वहाँ पर कम होता है, और मैदान पर जो है भूमि जो है प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पर जो है सड़क आसानी से नहीं बन सकता है, और यहाँ पर जो है आसानी से बन सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दोनों का जो होता है, यहाँ पर जो खेती तो देख लिए, सड़क का निर्माण देख लिए, और यहाँ पर जो है घर का निर्माण, और यहाँ पर देख लिए कि घर का निर्माण क्या होता है। यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर आसानी से हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो है घर का निर्माण के लिए यहाँ पर जो है समान ज़मीन चाहिए, मतलब कि समान भूमि चाहिए जिस पर कि घर का निर्माण हो सके। यहाँ पर जो है पहाड़ में तो समान तो नहीं होता है, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे नीचा ऊपर रहता है, ऊपर खावर रहता है, तो यहाँ पर तो बनाने में बहुत कठिनाई होगा। उसके बाद जो है और जो है पहाड़ी लोग और मैदानी लोग में क्या फ़र्क होता है। पहाड़ी लोग का जो है रहन सहन जो है अलग होता है, और जो है मैदानी लोगों का जो है रहन सहन अलग होता है। इसके जीवन में जो है रहन सहन में बहुत ही अलग देखने को मिलता है, रहन सहन दोनों का। उसके बाद है दोनों का जो है खान पान दोनों का अलग रहेगा। उसके बाद जो है जो बातचीत करने का जो होता है इसका जो अलग होगा। सब चीज़ यानी कि कोई ना कोई चीज़ जो है ये मैदानी वाला भाग से पहाड़ी वाला भाग का जो है बहुत ही अलग होता है। सब चीज़ रहन सहन यानी कि इतने चीज़ जो है वहाँ पर जो है ये एक तरह से समझ लीजिए कि पहाड़ी भाग में और मैदानी भाग में, पहाड़ी भाग में जो यहाँ पर संभव है मैदानी भाग में वह पहाड़ी भाग में असंभव है। मतलब कि इसके जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, और इस मैदानी वाले भाग में कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर खेती करते हैं, वहाँ पर खेती जल्दी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दी है, वहाँ पर कोई भी चीज़ का, सड़क का या किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं आसानी से, लेकिन वहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता है। तो पहाड़ी जीवन में और मैदानी जीवन में बहुत ही फर्क होता है, जो कि यहाँ पर जो है मैदानी वाला भाग का जो है बहुत सारे दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे कि जहाँ पर खेती होना चाहिए उस भाग पर जो मिट्टी उपजाऊ है उस पर जो है मकान बना दिया जाता है, और जिस जगह पर मकान बनाना चाहिए वहाँ पर उपजाते रहते हैं। वहाँ पर उर्वरक क्षमता नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कोई न कोई काम में वहाँ दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। और इसका जो है जहाँ पर ये खेती उपजाऊ होता है, खेती वाला होता है, उस भाग पर यहाँ पर जो है कचरा फेंक दिया जाता है। ज़्यादातर कचरा का फेंकना होता है। तो इस तरह से मैदानी भाग को ख़त्म कर रहे हैं, मैदानी भाग का अंत हो रहा है, मैदानी भाग का ह्रास हो रहा है।
तो दोस्तों देख लिए कि आप सारे के सारे क्या है, तो इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। तो आई होप कि दोस्त आप लोग समझे होंगे। तो इन सब चीज़ की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाए और अंत तक देखें और अपने आप को और अपने पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में, इसे देखते हैं कि अब क्या होता है। तो जय हिंद।